नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित डीसी मशीन चैप्टर पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डीसी मशीन्स एंड ईएमएफ इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो तरीके की मशीन होती है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो तरीके की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। पहला होता है हमारा स्टैटिक मशीन्स और दूसरा होता है हमारे रोटेटिंग मशीन्स। मतलब स्टैटिक मशीन्स वो मशीन्स हैं जो स्थिर होते हैं, जिनमें किसी भी तरीके की कोई भी मोशन या गति नहीं होती, और रोटेटिंग मशीन वो मशीन्स होते हैं जिनमें किसी भी तरीके का मोशंस रहता है। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के बारे में हम सब जानते हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर में एक स्टैटिक डिवाइस कहा जाता है। इसका मतलब कि उस ट्रांसफार्मर में कोई भी हमारा रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होती है। हम सब पढ़ चुके हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग होती है जिसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं, एक वाइंडिंग होती है जिसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। एक तरफ हम सप्लाई देते हैं और दूसरे तरफ बिना फ्रीक्वेंसी और बिना पावर के चेंज के। मतलब ट्रांसफार्मर का क्या है कि ट्रांसफार्मर सेम पावर पे और सेम फ्रीक्वेंसी पे वोल्टेज या करंट को अप या डाउन करता है, और वो वोल्टेज के अप या डाउन करने की प्रक्रिया के अनुसार हम ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या स्टेप डाउन दो नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांसफार्मर का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो आप सब लोग जानते भी हैं, इसके पहले पढ़ भी चुके हैं। तो ट्रांसफार्मर के बारे में बताने का मेरा मतलब यही था कि जैसे ट्रांसफार्मर में हमारी दो वाइंडिंग होती है, वैसे ही जो हमारी रोटेटिंग मशीन्स होती हैं, जिनके बारे में अभी हमको पढ़ना है। तो डीसी मशीन में पढ़ने के पहले मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ रोटेटिंग मशीन्स के बारे में, कि ये रोटेटिंग मशीन्स होती क्या हैं। आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी मोटर या जनरेटर देखते हैं, वो रोटेटिंग मशीन्स की कैटेगरी में आते हैं। वो आपके रोटेटिंग मशीन्स, वो मोटर या जनरेटर आपके डीसी भी हो सकते हैं, वो आपके एसी भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए जिसमें जैसे स्लाइड में पहला लाइन लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। द ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस हैविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ मैं कि ये स्टैटिक डिवाइस होता है, मतलब स्थिर होता है। इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग होती है प्राइमरी और दूसरी वाइंडिंग होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ट्रांसफार्मर के डिज़ाइन के हिसाब से कि वो वोल्टेज को अप या करंट को डाउन कर रहा है, या करंट को अप या वोल्टेज को डाउन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसका दो तरीके से नाम रखा जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो वो एक स्टैटिक डिवाइस होती है। लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है डीसी मशीन्स के बारे में। तो डीसी मशीन्स का मतलब डीसी मोटर या डीसी जनरेटर के बारे में, जो कि रोटेटिंग मशीन्स के कैटेगरी में आती हैं। अब रोटेटिंग मशीन्स का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। रोटेटिंग का मतलब कोई ऐसा पार्ट होगा जो उसमें रोटेट करता होगा। तो जैसे कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, वैसे किसी भी मोटर या जनरेटर में, मतलब जो भी रोटेटिंग मशीन्स होती हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा स्टेटर पार्ट और दूसरा होता है रोटर का पार्ट। रोटर का मतलब जो रोटेट करे, और स्टेटर का मतलब जो स्टैटिक हो, स्थिर हो। तो आपने मोटर में देखा भी होगा कि मोटर को एक फाउंडेशन पे लगा के या कहीं पे भी एक जगह पे रखा जाता है और सप्लाई दी जाती है, तो उसका जो शाफ्ट होता है जिस पे रोटर की वाइंडिंग होती है, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो जो पार्ट हमारा रोटेट करता है उसे हम रोटर कहते हैं, और जो पार्ट हमारा स्थिर होता है उसे हम स्टेटर कहते हैं। ऐसे ही जनरेटर के केस में आपने देखा होगा, जनरेटर में जब हम उसको मैकेनिकल यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके कंडक्टर को किसी भी प्राइम मूवर की सहायता से या हाथ से, डीसी जनरेटर का जो हम आजकल घरों पे अपने देखते हैं,
हाथ से घुमा के उसको एक गति प्रदान करते हैं। तो उसमें भी हमारा दो तरीके का पार्ट होता है, एक होता है रोटेटिंग पार्ट और एक होता है स्टैटिक पार्ट। ठीक है, तो क्लियर हो जाना चाहिए सबको कि ट्रांसफार्मर में भी दो वाइंडिंग होती है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अपने डीसी मशीन में भी दो तरीके की वाइंडिंग होती है, एक मशीन की होती है स्टेटर वाइंडिंग, एक होती है स्टेटर पे और दूसरी होती है हमारी रोटर पे। अब वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हम ये देखते हैं कि उसका वाइंडिंग जो है स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग है या हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। मोटर के केस में अलग होगा, जनरेटर के केस में अलग होगा। रोटेटिंग मशीन्स भी दो तरीके की होती है, पहला होता है हमारा एसी और दूसरा होता है हमारा डीसी मशीन। मतलब जिनका काम करने का जो एसी सप्लाई पे अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई पे काम करती हैं उनको एसी मशीन्स कहते हैं, और जो डीसी मशीन्स मतलब डायरेक्ट करंट की सप्लाई पे काम करती हैं उनको डीसी मशीन कहते हैं। ये दोनों केस के लिए है, ये मोटर हो या जनरेटर हो। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा, एक इंट्रोडक्शन हो गया कि रोटेटिंग मशीन्स होती क्या हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया आपका रोटेटिंग मशीन्स का। मैंने बता दिया ट्रांसफार्मर आप पढ़ चुके हैं, तो ट्रांसफार्मर में जैसे हमारी प्राइमरी सेकेंडरी होती है वैसे इसमें स्टैटिक पार्ट होता है और एक रोटेटिंग पार्ट होता है। अब रोटेटिंग मशीन्स जितनी होती हैं उनमें क्या होता है, जैसे उसमें आपके स्टैटिक मशीन थी आपका ट्रांसफार्मर, तो उसमें क्या था, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। रोटेटिंग मशीन क्या है, रोटेटिंग मशीन में होते हैं स्टेटर और रोटर। ठीक है, स्टेटर पे हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है और रोटर पे हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। कोई भी मशीन हमारी, वो जनरेटर हो या मोटर हो, कोई भी मशीन जो रोटेटिंग मशीन होती है, वो जनरेटर हो या मोटर हो, वो एनर्जी कन्वर्जन के प्रिंसिपल पे काम करती है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिया है फॉर जनरेटर एक्शन, मतलब जनरेटर का काम करने के तरीके के लिए क्या करते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनपुट। मतलब आपने देखा होगा कि हमको जनरेटर में क्या करना पड़ता है, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट के तरीके से हमें देना पड़ता है। उसका जो शाफ्ट होता है उसको हम किसी प्राइम मूवर की सहायता से या हाथ से घुमाते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी उसको इनपुट देते हैं, और आउटपुट में हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम घरों में सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, प्लस टोटल एनर्जी स्टोर्ड, कुछ उसके कॉइल में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, और प्लस टोटल एनर्जी डेसिपेटेड मतलब जो कुछ एनर्जी खर्च हो रही है। ये चीज़ समझिए आप कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी जो हम इनपुट दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थोड़ी बहुत हमारी कॉइल में स्टोर हो जाती है और बाकी जो बची होती है वो हमारी लॉस में चली जाती है, डिसिपेट हो जाती है। तो जो डिसिपेट होती है एनर्जी वो लॉस में चली जाती है। जैसे कई लॉस होते हैं आपके रोटेटिंग मशीन है तो उसमें आपका फ्रिक्शन लॉस भी होगा, घर्षण लॉस जिसे कहते हैं, विंडेज लॉस हो गया, आयरन लॉस हो गया, कोर लॉसेज हो गए, तो ये सब लॉसेज होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक आपका बैलेंस एनर्जी इक्वेशन हो गया, किसके लिए, जनरेटर के केस में। और यही अगर मोटर के केस में होता तो क्या करते, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट और प्लस लॉसेज। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया अब तक। तब तक हमने क्या पढ़ा, रोटेटिंग मशीन का क्या बेसिक इंट्रोडक्शन होता है और प्रिंसिपल क्या होता है एनर्जी कन्वर्जन का। एनर्जी कन्वर्जन मतलब एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जो एनर्जी हमको मिलती है या जो एनर्जी हमारी लॉस में डिसिपेट हो रही है या कुछ स्टोर हो जा रही है कॉइल्स में, उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण। जनरेटर के केस में मैकेनिकल इनपुट होता है, आप सब जानते हैं, आउटपुट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट होती है और आउटपुट होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। तो ये आप चाहें तो इसको नोट करें तुरंत। कुछ नहीं, इसमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन ही नोट करना है जनरेटर एक्शन के लिए, क्योंकि आगे हमें डीसी जनरेटर पढ़ना है, इसलिए केवल यहाँ पे जनरेटर एक्शन का ही मैंने यहाँ पे विवरण दिया है। तो आप अगर चाहें तो इसको नोट कर लें। लिखिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनपुट बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट
प्लस टोटल एनर्जी इन लॉसेज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी मशीन का, जैसे हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि यहाँ पे चूँकि हमको जनरेटर एक्शन के बारे में, डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है, तो वहाँ पे केवल जनरेटर एक्शन के ही बारे में मैंने बताया था। देखिए, एक आपका किसी जनरेटर का हमने एक व्यू ले रखा है। ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है जनरेटर का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन एक बार देखिए इसको, और वीडियो को आप एक बार पॉज करके इसको आप अपने लिए ड्रॉ भी कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, एक फ्रेम है और फ्रेम के अंदर NNSS करके मैग्नेट लगे हुए हैं। इन मैग्नेट्स को कहते हैं पोल, ठीक है। और ये जिस पे लगा हुआ है, ये जिस पे लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं फ्रेम या योक। ये आपका जनरेटर का स्टैंड होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कम्यूटेटर, ठीक। और ये एन पे देखिए, एन जहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे एस पे भी होगा, इस वाले एन पे भी होगा, इस एस पे भी होगा। तो ये NS क्या है कि ये आपके पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब मैग्नेट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया होगा। तो इस मैग्नेट के ऊपर हमारे फील्ड पोल्स हैं, इस पे हमारी फील्ड वाइंडिंग की गई है, ठीक है। ऐसे ही साउथ पोल पे की होगी, फिर इस नॉर्थ पोल पे किया गया होगा, फिर इस साउथ पोल पे किया होगा, ठीक है। सबसे सेंटर में देखिए, ये हमें क्या दिख रहा है, ये है शाफ्ट। जो हम नॉर्मली जनरेटर का या मोटर का जो बाहर हमें हिस्सा रोटेट करते हुए दिखाई देता है, वो ही शाफ्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये शाफ्ट के बारे में बता दिया, कम्यूटेटर बता दिया। और ये देखिए यहाँ पे ये शाफ्ट जो है, जो रोटेटिंग पार्ट है, इसके ऊपर हमारे आर्मेचर कंडक्टर हैं। आर्मेचर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ही आर्मेचर वाइंडिंग की गई है। तो एक चीज़ क्लियर कर लीजिए पहले, स्टेटर जो होता है जिस पे ये हमारे पोल्स लगे हुए हैं, ये जो स्टेटर है, जो हमारा स्थिर पार्ट होता है मोटर का या जनरेटर का, जिस पे हमारे ये पोल्स लगे हुए हैं, उस पे हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है। जो रोटेटिंग पार्ट होता है, जो रोटेट करता है, वो जनरेटर का केस हो या मोटर का केस हो, वो उसमें क्या होता है, आर्मेचर वाइंडिंग लगी रहती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेटअप जिसके अंदर होता है उसको हम कहते हैं फ्रेम या योक, ठीक। ये जनरेटर में भी होता है आपके और मोटर में भी होता है। तो सीधा सीधा देखिए, सब मेन क्या क्या इसके पार्ट होते हैं। कंस्ट्रक्शन आप लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर्स। लिखिए, डीसी जनरेटर के मुख्यतः निम्न भाग होते हैं। डीसी जनरेटर के मुख्यतः निम्न भाग होते हैं। पहला लिखिए, फ्रेम या योक। अच्छा, ये होता क्या है, फ्रेम या योक जो होता है, ये मोटर या जनरेटर का हमारा जो बाहरी हिस्सा है, जो स्थिर हिस्सा है, इसको हम फ्रेम या योक कहते हैं, जिसके अंदर सब कुछ रहता है, ठीक है। दूसरा लिखिए, फील्ड पोल्स। अच्छा, फील्ड पोल्स क्या होते हैं, जैसे हमारा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जो स्टेटर है, स्टेटर पे हमारे मैग्नेट लगे हुए हैं। मैग्नेट क्या है, NS। तो ये नॉर्थ साउथ जो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इनके ऊपर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये जो पोल्स हैं, इनके ऊपर फील्ड वाइंडिंग की जाती है, इसलिए इनको कहा जाता है फील्ड पोल्स।
तीसरा लिखिए आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? जो हमारा देखिए शाफ्ट है, जो रोटेटिंग पार्ट है, जनरेटर के केस में हो चाहे मोटर के केस में हो, जो रोटेटिंग पार्ट है हमारा, उसके ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है, उसके ऊपर देखिए दो वाइंडिंग होती है। एक होती है हमारी फील्ड पोल्स के ऊपर होती है, उसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। एक होती है हमारी रोटेटिंग पार्ट के ऊपर, जो रोटर होता है उसके ऊपर होती है, उसको कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो जो आर्मेचर वाइंडिंग जो उसके कंडक्टर होते हैं उनको कहते हैं हम आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, शाफ्ट, अगला पॉइंट लिखिए शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट एक ऐसी संरचना है जिसके ऊपर हमारा पूरी की पूरी आर्मेचर वाइंडिंग की जा रहती है। आप देखे होंगे कि मोटर के केस हो या जनरेटर के केस हो, एक बाहर थोड़ा सा बाहर निकला रहता है एक हिस्सा जो कि रोटेट करता है, उसको ही हम शाफ्ट कहते हैं। इसी के ऊपर रोटर का पूरा वाइंडिंग किया जाता है, जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, ये हो गया शाफ्ट आपका। एयर गैप। अब एयर गैप क्या होता है? ये देखिए, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये तो फील्ड वाइंडिंग होगी। फील्ड वाइंडिंग और ये जो रोटर है हमारा जिसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग की गई है, इसके बीच में कुछ एयर गैप होता है। ठीक है, ये एक दूसरे से बिल्कुल चिपके नहीं होते हैं, इनके बीच में कुछ एयर गैप होता है। ठीक है, तो ये जो एयर गैप होता है इसको ही हम, जो यहाँ पे गैप रखा जाता है, इसे ही हम एयर गैप कहते हैं। किसके बीच में? रोटेटिंग पार्ट और स्टैटिक पार्ट जो हमारा है, जो पोल्स हैं हमारे, जो पोल शू हैं, उनके बीच का जो हमारा गैप होता है उसको हम एयर गैप के नाम से जानते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्यूटेटर, नोट कीजिए कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, कोई भी जनरेटर है वो जनरेशन हमेशा जनरेशन एसी सप्लाई ही जनरेट करता है। तो यहाँ पे अब कहेंगे आप कि सर आप पढ़ा रहे हैं डीसी जनरेटर के बारे में और कह रहे हैं कि एसी जब कोई भी जनरेटर हो वो एसी सप्लाई ही जनरेट करता है। जी, जनरेशन हमेशा एसी सप्लाई की ही होती है। यहाँ पे कम्यूटेटर का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि वो एसी सप्लाई जो है उसको कलेक्ट करके कम्यूटेटर क्या करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, सुनिए। कम्यूटेटर का काम केवल इतना है कि जो भी जनरेटर हमारी सप्लाई को एसी में जनरेट करता है, उसको एसी सप्लाई को कलेक्ट करके उस एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया कम्यूटेटर। अगला पॉइंट लिखिए ब्रसेज या कार्बन ब्रसेज। कार्बन ब्रसेज क्या होते हैं? कार्बन ब्रसेज लगाए जाते हैं हमारे आर्मेचर पे। ये आर्मेचर पे क्या करते हैं, जब आर्मेचर कंडक्टर के ऊपर जब सप्लाई हमारी आती है तो उस सप्लाई को कलेक्ट करने के लिए, जनरेटर की जो सप्लाई होती है उसको कलेक्ट करने के लिए हम कार्बन ब्रसेज का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कम्यूटेटर और दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। कम्यूटेटर का काम क्या है कि जो जनरेशन होती है एसी में उसको ये डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और कार्बन ब्रसेज क्या करते हैं? कार्बन ब्रसेज करते हैं जो डीसी सप्लाई हमारी होती है वो आर्मेचर कंडक्टर से कलेक्ट करने का काम करते हैं, और कलेक्ट करके फिर हमें जहाँ पे भी उसका इस्तेमाल करना होता है उस सप्लाई को वहाँ पे वो भेज देते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में क्लियर हो गया होगा। हाँ, बाहर से देखने पे आपको दो तीन चीज़ें जो पहले दिखाई देती हैं वो योक होता है, और सबसे पहले दिखाई देता है टर्मिनल। जो मोटर या जनरेटर का टर्मिनल होता है, टर्मिनल बॉक्स होगा, वो सबके अपने अलग अलग होते हैं। आप लिखना चाहें तो ये भी लिख लीजिए अगला, टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो। एक बार और इसको पॉज करके आप अगर कोई दिक्कत हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये मैंने कंस्ट्रक्शन आपको बता ही दिया, क्या क्या होता है। क्या क्या होता है किसी भी डीसी मशीन, रोटेटिंग मशीन में? स्टेटर होता है, रोटर होता है, योक, फ्रेम, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर्स, पोल, ब्रसेज, ठीक है, एयर गैप, टर्मिनल बॉक्स। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पूरी बता दी।
यहाँ पे एक बार अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आगे मैं बढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। अभी तक तो हमने कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। देखिए सबसे पहली चीज़ बता दूँ मैं, मशीन्स का क्या है कि जो भी रोटेटिंग मशीन है उसमें आपको जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, जैसे NS, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक पोल्स ले रखे हैं NS, जो यहाँ पे केस 1 केस 2 दो चीज़ दिखाया गया है यहाँ पे आपको। तो जनरेटर के केस में क्या करते हैं हम कि कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई रोटेटिंग कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर को हम रोटेट कराते हैं किसी भी प्राइम मूवर की सहायता से, तो उस कंडक्टर के जो वाइंडिंग होती है, जो उसके कंडक्टर पे हमें एक EMF जनरेट होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी कंडक्टर को रोटेट कराते हैं किसी भी तरीके से, मैकेनिकल इनपुट देके, प्राइम मूवर से या किसी मोटर की सहायता से, हम जब उसे रोटेट कराते हैं तो उसके आर्मेचर वाइंडिंग पे हमको EMF जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, द डीसी जनरेटर वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसे मैंने बताया आपको कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को हम रोटेट कराते हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो फैराडे का नियम है, E = d∅dt, इसके अनुसार एक EMF जनरेट होता है। ठीक है, यही वर्किंग प्रिंसिपल है आपका डीसी जनरेटर का। ठीक है, तो जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंड्यूस्ड EMF मैग्नीट्यूड कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ जनरेटर। वो मैं आपको जनरेटर का जो EMF इक्वेशन होता है वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड में भी पढ़ाऊँगा। इफ द कंडक्टर इज प्रेजेंट इन द क्लोज लेन, द करंट विच इज इंड्यूस्ड विल फ्लो इन द लेन। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि किसी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी करंट कह रहा हूँ, किसी कंडक्टर को जब रोटेट कराते हैं तो उसके ऊपर उसके जो कंडक्टर होते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रॉपर्टी के वजह से EMF इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, देखिए ये पिछली स्लाइड में मैं इसलिए लेके आया हूँ आपको। ये देखिए, ये B और C हमने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है और हम ये NS मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम रोटेट करा रहे हैं। तो जो रोटेट कराएंगे हम, तो ये क्या है, हमारे कंडक्टर हैं ये B और C, ये A B C D, हम एक कॉइल ले रखे हैं, ये हमारे कंडक्टर हैं। जब इनको हम रोटेट कराएंगे तो इसके ऊपर एक, अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है, इनमें एक EMF जनरेट होता है। और उसी EMF को देखिए यहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ है, उसी EMF को यहाँ पे कम्यूटेटर लगा के उसको लोड पे X और Y ब्रशेज हैं, इन ब्रशेज के थ्रू यहाँ पे हम लोड पे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। अब एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ डीसी जनरेटर के बारे में। देखिए डीसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पे काम करता है। ठीक है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। और मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल किससे काम करता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। तो मोटर लेफ्ट हैंड रूल पे और जनरेटर राइट हैंड रूल पे काम करता है फ्लेमिंग के। तो ये अपना हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बार बार कि जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पे काम करता है, और मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा EMF जनरेट होता है, उसमें कंडक्टर में जो EMF जनरेट होता है डीसी जनरेटर में, वो फैराडे के लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार EG =
P5ZN/60A। नोट कीजिए, द EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर इज P5ZN/60A। अब आप लोग देखिए यहाँ पे फाई क्या है, फाई है फ्लक्स, ठीक है, फाई है हमारा फ्लक्स। जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स इन जनरेटर, जो जनरेटर के स्टेटर पे पोल्स लगे हुए हैं उनके नंबर ऑफ पोल्स हैं। ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे, ए इज नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस विद इन आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। एन क्या है, एन इज रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशंस पर मिनट, कि एक मिनट में जो आपका रोटर है या रोटेटिंग पार्ट है वो कितने रिवोल्यूशंस, कितने चक्कर लगाता है। अब ई क्या है, ई इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी पैरेलल लेन विद आर्मेचर। ईजी क्या है, ईजी है आपका जनरेटेड ईएमएफ। ईजी और ई में कंफ्यूज मत होइएगा। ई आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है और ईजी क्या है, जनरेटर का जो जनरेटेड ईएमएफ है वो है। N/60 क्यों लिखते हैं हम, N/60 का नंबर मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकेंड, क्योंकि N बराबर क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो N/60 हम इसीलिए लिखते हैं उसको पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आज हमने आपको क्या पढ़ाया, आज हमने आपको डीसी मशीन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद उनके कॉन्सेप्ट क्या है, डीसी मशीन का वर्किंग क्या है, जो जिसमें हमने आपको एनर्जी कन्वर्जन लॉ के बारे में बताया, मैकेनिकल इनपुट देके और इलेक्ट्रिकल आउटपुट और बाकी लॉसेज जो होते हैं उनके बारे में बताया मैंने, डीसी जनरेटर के बारे में। फिर हमने डीसी जनरेटर की संरचना के बारे में बात किया, ठीक है। फिर हम ईएमएफ की इक्वेशन के बारे में बात किया, ठीक, ईएमएफ इक्वेशन और डीसी जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक हम डीसी जनरेटर के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड दोनों तरीके के जनरेटर होंगे। उनके अलग अलग कौन से प्रकार होते हैं, उनके कार्य करने की क्या क्या प्रणाली होती है, अगले टॉपिक में हम आगे उस पर अपना वीडियो बनाएंगे। ये जो भी डिटेल्स हमने यहाँ पे इसमें वीडियो में दी है वो आपका विकीपीडिया के और एनके पब्लिकेशन की जो नीमी की बुक आती है ट्रेड थ्योरी की, उसकी सहायता से लिया है। धन्यवाद। आज मैंने डीसी मशीन पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।